चलो भाई देख लेना है। ये कौन सा है? आरोह खत्म हो गया, अपना वितान का चल रहा ना पहला पार्ट। ठीक है, चलो भाई अपन लोग चलते हैं, माहौल बना लो। ठीक है, और आपको सूचित किया जा रहा है कि आपके पास सिर्फ 56 डेज हैं। 57वें दिन आपका पहला पेपर है। किसका? हिंदी का। ठीक है, और सब लोग अच्छे से देंगे, ध्यान से देखेंगे भैया। तुम लोग बता नहीं पाते हो, लास्ट में कुछ अनाप शनाप बताते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। सब प्रेजेंट ऑफ माइंड बैठेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अपन चल रहे हैं 12वीं हिंदी वितान किताब लेकर चल रहे हैं, पार्ट 1, और इसका नाम है सिल्वर बेडिंग। सिल्वर बेडिंग, सिल्वर मतलब होता है चांदी, बेडिंग मतलब होती है शादी। ठीक है, तो सिल्वर बेडिंग। ठीक है, इसमें एक पात्र मिलेगा अपन लोगों को। ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र है, और उसका नाम है यशोधर। ठीक, क्या नाम है उसका? यशोधर। यशोधर एक व्यक्ति है, वो पुराने ख्यालात के व्यक्ति हैं, और आधुनिकता को उतना महत्व वो देते नहीं हैं, और वो अपने प्राचीन संस्कार से ही कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कुछ आशा रखते हैं कि मेरे जो बाल बच्चे हों या मेरे जो बेटे बेटियां हैं, तो ये भी अपनी पुरानी परंपरा को लेकर ही चले। ठीक है, परंतु उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो पार्ट का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। इस पार्ट को जो सिल्वर वेडिंग है, इसको लिखा है मनोहर श्याम जोशी ने। मनोहर श्याम जोशी ने। अब इसके अंतर्गत उन्होंने कहानी में क्या क्या लिखा है आप बहुत अच्छे से समझिए। 15 मिनट में खत्म हो जाएगी कहानी, और अच्छे से सेट कर लो और अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो मनोहर श्याम जोशी ने इस विधा को लिखा है, इस पार्ट को लिखा है सिल्वर वेडिंग, और इसका नाम उन्होंने सिल्वर वेडिंग क्यों रखा उसको अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपन देखें, ये जो कहानी है ये मार्मिक चित्रण है। मार्मिक चित्रण का मतलब क्या होता है? मर्म स्पर्शी, और मर्म स्पर्शी का मतलब होता है जो हृदय को छू जाए। हृदय को छू जाए, दिल को जो छू जाए वो मार्मिक होती है, मर्म स्पर्शी होती है। और आंखों से आंखें नम हो जाए, आंखों से आंसू आ जाए, वो ऐसी एक मर्म स्पर्शी एक विधा है जिसे मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है। इन्होंने कहानी में मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है, और यहाँ पर एक आपको पात्र मिलेगा, और वही इंपॉर्टेंट पात्र है, और उनका नाम है यशोधर पंत। यशोधर पंत जो होते हैं वो बचपन से ही उनकी दुखित एक कहानी होती है। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो जाता है, और वो अकेले हो जाते हैं। ठीक है, और वह मैट्रिक की परीक्षा पास करके काम की तलाश में वह शहर की ओर आ जाते हैं। मैट्रिक यानी उस समय जो भी मैट्रिक क्लास होती रही होगी, 10वीं मैट्रिक हुआ होती थी या जो भी होती थी, तो मैट्रिक की परीक्षा पास करके वो क्या करते हैं, अपनी रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर आ जाते हैं। शहर में उनका एक मित्र किशन दा रहता था। किशन दा रहता था, वह एक ऑफिस में काम करता था। तो किशन दा जो था उसने अपना जो मित्र है, कौन? यशोधर, उसे अपने नीचे काम दिलवा दिया था ऑफिस में, उसके नीचे वो काम करता था। ठीक है, किशन दा के नीचे। अब कोई दोस्त है, मित्र है अपना, कि अब एक मित्र मुसीबत में आ गया है काम धाम के लिए, तो अपन चल यार तू, मैं जहाँ काम करता हूँ तो वहीं का क्या करना, काम करना। तो उसने अपने नीचे उसको क्या दिला दिया था? काम दिला दिया था शहर में। इज दैट क्लियर? तो रोजी रोटी कमाने की तलाश में और रोजी रोटी कमाने के लिए जो यशोधर पंत जी हैं वह शहर आते हैं, किशनदा जी से मिलते हैं, और किशनदा जी अपने कार्यालय में उसे अपने नीचे नौकरी दिला देते हैं। उसके बाद ये जो यशोधर पंत है ये इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, लगन से काम करते हैं, और ये सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। और उनका एक तकिया कलाम था, वो अक्सर यही बोला करते थे हर किसी बात में, समहाउ इम्प्रॉपर, मतलब वो उसका क्या था? तकिया कलाम। समहाउ इम्प्रॉपर, समहाउ इम्प्रॉपर, जिसका अर्थ था अनिर्णय भाव। अनिर्णय भाव, अनिर्णय यानी निर्णय ना लेने की स्थिति में अनिर्णय। तो उनका एक तकिया कलाम था कि वो समहाउ इम्प्रॉपर बोलते थे। समहाउ, अरे यार ये तो अनिर्णय का भाव है, ये तो अनिर्णय का भाव है, ये निर्णय इसमें नहीं है, ये तो अनिर्णय का भाव है। तो समहाउ इम्प्रॉपर उनका तकिया कलाम था। क्या था? तकिया कलाम। यानी हर बार में वो बस 10-15 शब्द बोले, उसके बाद वो ये बोल देते थे समहाउ इम्प्रॉपर, यानी ये उसका तकिया रूटीन में थी वो भाषा उनके साथ। उनके 3 बेटे थे, ठीक है, और एक बेटी थी। 3 बेटे थे और एक बेटी थी।
बड़ा बेटा जो था वो विज्ञापन संस्था में नौकरी करता था। अच्छा, उससे जो छोटा बेटा था वो आईएएस की तैयारी दूसरी बार दे रहा था। एक बार में वो फेल हो गया था, तो दूसरी बार वह आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उनका तीसरा बेटा जो था स्कॉलरशिप लेकर वह अमेरिका चला गया था। उनकी जो बेटी थी वो बेटी विवाह, जो यशोधर पंत थे वह बेटी का विवाह करना चाह रहे थे। उन्होंने प्रस्ताव लाया था, पर बेटी ने उस विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ और डॉक्टर की पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ। इसलिए उसने विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था और अमेरिका जाने की धमकी दे दी थी कि मैं शादी वादी नहीं करूंगी, विवाह मैं नहीं करूंगी, मैं सीधे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए मैं अमेरिका जाऊंगी। ऐसी धमकी उन्होंने पिताजी को दे दी थी। तो वो पिताजी वहां से भी क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसके घर वाले, उसकी धर्म पत्नी, उसके बेटे, उसकी बेटी आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे और मॉडर्न युग की तरफ जा रहे थे, जहां पर थोड़ी संस्कृति कुचली जा रही थी। और ये बात जो यशोधर बाबू है, पंत है, उन्हें ये बात रास नहीं आ रही थी कि इन लोग अपनी संस्कृति को दबाकर मॉडर्न युग को अपना रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो काफी दुखी रहते थे और कहते थे somehow improper, ये निर्णय तेरा ठीक नहीं है, ये निर्णय तेरा ठीक नहीं है, तुझे शादी वादी कर लेना चाहिए, ये निर्णय तेरा ठीक नहीं है कि तू विदेश जाएगी। तो बच्चे नहीं मानते थे, बच्चे क्रॉस बात कर देते थे, तो वो वही कहते थे somehow improper। आगे देखिए स्टोरी, यहाँ तक स्टोरी समझ में आई। अब आगे की स्टोरी आप देखिए। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से काफी खुश थे, बच्चों की तरक्की से काफी खुश थे कि चलो भाई, एक ये कर रहा है, दूसरा डॉक्टर बनना चाह रही है और ये आईएएस की तैयारी कर रहा है और ये विज्ञापन में नौकरी कर रहा है, तो काफी वो क्या थे, खुश थे। परंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात उनके दिल में घर कर गई थी, जहां वो क्या थे, उस बात को लेकर बहुत ही चिंतित थे और समहाउ इम्प्रॉपर थे, मतलब अनिर्णय का भाव उनके अंदर समाहित था और कहीं ना कहीं वो दुखी थे। तो आगे वो अपने बच्चों की सारी तरक्की देखकर वो खुशी थे। यशोधर पंत की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। उस दिन रजत जयंती थी। क्या थी? रजत। और रजत को कहते हैं चांदी, और चांदी को कहते हैं, इसीलिए उसका पाठ का नाम रख दिया गया क्या? सिल्वर वेडिंग। समझ गए ना? सिल्वर वेडिंग क्यों रखेगा? क्योंकि उसकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी और वो जो 6 फरवरी थी उस दिन क्या, कौन सा दिन था? रजत जयंती। इसीलिए पाठ का नाम क्या है? क्योंकि रजत का मतलब क्या होता है? सिल्वर, चांदी। इज दैट क्लियर? आगे फिर देखिएगा, कार्यालय में उस दिन क्या हुआ, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। कार्यालय में जहां वो काम करते थे, यशोधर पंत जिस कार्यालय में काम करते थे, जिस ऑफिस में काम करते थे, उनके साथ उनके मित्र भी काम करते थे। चड्डा और मेनन उनके मित्र थे। उनके क्या थे? मित्र थे। जब ये वेडिंग की तारीख आई, ठीक है, 6 फरवरी आई होगी, इज दैट क्लियर? तो सिल्वर वेडिंग की बधाई इन दोनों मित्रों ने किसको दिया? यशोधर पंत जी को या यशोधर बाबू को क्या दिया? बधाई कह रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको सिल्वर वेडिंग की, क्योंकि आज 6 फरवरी रजत जयंती को ही आपकी शादी हुई थी। तो अरे आपको वेडिंग क्या हो, मुबारक हो। ऐसे करके बधाई इन दोनों दोस्तों ने उसको दी और उससे कहा कि अरे यार चलो ठीक है, कुछ पार्टी सार्टी तो होगी यार, पार्टी सार्टी हम तुमसे लेंगे और भैया चलो चुपचाप इतने के हिसाब से 30 रुपए निकाल लो और अपन पार्टी मनाएंगे। तो बाबू ने 30 रुपए निकाले और उनको दे दिए और उसके बाद खूब हंसी मजाक किए और बिना पार्टी में शामिल हुए वहां से निकल गए। अरे यार मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को घर जाना है, तुम्हें ही पार्टी करो, मैं किसी दिन और कर लूंगा। और अपने घर की ओर क्या हो गए, वो प्रस्थान कर लिए, निकल गए। ठीक, इज दैट क्लियर? फिर आगे क्यों? परंतु यशोधर पंत अपने घर चले गए दावत में बिना रुके, मतलब दावत में रुके नहीं, मतलब दावत उनके दोस्त लोगों ने ही मनाई और वो अपने घर की ओर चल गए। ठीक है, वे लौटते समय
बिरला मंदिर में रुके। कौन से मंदिर में? बिरला मंदिर में रुके। वहां पर मंदिर में गए, वहां पर उद्यान था, बगीचा था, उस बगीचे में वो बैठे और वहां चल रही थी क्या? प्रवचन। उन प्रवचनों को उन्होंने क्या किया? सुने, क्योंकि ये पुराने ख्यालात के थे और संस्कारी ख्यालात के थे। कैसे ख्यालात के थे? संस्कारी ख्यालात के थे। तो मंदिर मिला, मंदिर में बैठ गए और प्रवचन चल रहा था, प्रवचन को सुने और फिर प्रवचन सुनकर वहां से घर की ओर प्रस्थान कर लिया। ठीक है। फिर आगे पहाड़गंज से साग सब्जी लिए, जो मार्केट पड़ता था पहाड़गंज में, वहां सब्जी भाजी का बाजार भरता था, उस बाजार से उन्होंने साग सब्जी लिया और 8 बजे, लगभग 8 बजे अपने घर पर पहुंचे। तो जैसा ही वो घर में पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि घर के सामने एक बड़ी सी कार खड़ी रहती है। उनका एक बेटा कार में खड़े व्यक्ति से, बैठे व्यक्ति से बात करता है और उसकी विदा करता है। फिर आगे बाबू यशोधर बाबू ये देखते हैं कि घर थोड़ा रंगीन सजा हुआ है, गुब्बारे उब्बारे लगे हुए हैं। फिर आगे देखता है कि उसकी पत्नी एक मॉडर्न ड्रेस में है और उसकी बेटी भी एक मॉडर्न ड्रेस में है। फिर धीरे से उनके बेटे और पत्नी और बेटियां उन्हें बुलाते हैं, उन्हें घर के अंदर लेकर जाते हैं और केक काटते हैं और जो सिल्वर वेडिंग है उसे अच्छे से एंजॉय करते हैं, मनाते हैं। परंतु केक काटने के बाद जो यशोधर पंत हैं वो सीधे ही अपने रूम में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुखी हो जाते हैं थोड़ी सी आधुनिकता को देखकर, यानी अपनी पत्नी की ड्रेस को देखकर, अपने बेटे बेटियों की ड्रेस को देखकर, क्योंकि उन्हें वहां थोड़ी सी संस्कार की क्या नजर आई? कमी नजर आई। इसलिए वो क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? और अपने कमरे में चले जाते हैं। जब वह वहां से आ रहे थे, रास्ते से जब वो आ रहे थे तो वहां 6 मंजिला एक बिल्डिंग थी। उस 6 मंजिला बिल्डिंग को देखकर उनको उनके दोस्त की क्या आ गई? याद आ गई कि अरे यार, पहली बार मैं जब इस शहर में आया था तो मेरा ये दोस्त था, इस दोस्त ने मुझे काम दिलाया था और मैं जो भी हूँ आज उसी के वजह से हूँ। और उसकी आंखें क्या हो जाती है? नम हो जाती है। वो सोचने लगता है कि यार इस बिल्डिंग के नीचे किसनदा की ही क्वार्टर थी, उस क्वार्टर की उसको क्या जाती है? याद आ जाती है। ठीक है। फिर आगे जैसे ही घर पहुंचे तो वही बड़ी सी कार देखा। ठीक है। बेटा बेटी को देखा, मॉडर्न ड्रेस पे देखा, तो वहीं थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? थोड़ा सा दुखी हो जाता है। ठीक है। ये देखो, पत्नी और बेटी आधुनिक लिबास में थी। लिबास यानी समझ गए आप लोग? ठीक है। केक काटा और पूजा के लिए वो चले गए अपने रूम में। ठीक है। बेटे ने ड्रेसिंग गाउन लेकर आया था। ठीक है। और जब केक कट गया तो उन्होंने उनको बुलाया, यशोधर पंत जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि पापा ये मेरी तरफ से आपके लिए क्या है? गिफ्ट है। बेटी ने भी कुर्ता पजामा लाई, पापा मेरे तरफ से ये आपके लिए क्या है? गिफ्ट है। पापा ये कुर्ता पजामा आप पहनना, उसके ऊपर से फिर गाउन पहन लेना और उसके बाद दूध लेने जाना जब रोज दूध वाला आएगा। तो उसको काफी दुख हुआ, किसको? यशोधरा पंत को, कि मेरा बेटा ये भी तो बोल सकता था ना कि दूध में ला लूंगा, तुम घर में ही पहन के इसको घूमो, दूध में ला लूंगा। पर ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि ये पहनना और रोज सुबह दूध वाला आएगा, तुम दूध इसको पहन के दूध लेने जाना। ठीक है। जैसे आते हैं ना रोज घंटी बजाते हैं दूध वाले बड़े बड़े शहरों में। ठीक है। फिर उधर से निकल के आते हैं गंजी लेके, तो ऐसा करके उनको और उल्टा बोल रहे। तो उसको दुख हो रहा है। किसको? यशोधर पंत को दुख हो रहा है कि कैसे बेटे हैं यार मेरे। ये भी तो बोल सकते थे कि पापा तुम यहीं रहना, दूध हम लाया करेंगे, रोज हम लाया करेंगे। परंतु ऐसा उन्होंने नहीं बोला। इसीलिए वो थोड़ा बहुत क्या था? दुखी था। यशोधर बाबू उनके आधुनिक रवैये से दुखी था। जो आधुनिक रवैया वो अपना रहे थे और संस्कारों को धीरे धीरे कुचल रहे थे, और उस रवैये से वो थोड़ा थोड़ा दुखी होते चला जा रहा था। उन्होंने गाउन पहनी और उन्हें किसनदा की याद आ गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है। जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई, तो उसका भी एक तकिया कलाम था, जो हुआ होगा तो उसका भी तकिया कलाम था, जो हुआ होगा। और इसका तकिया कलाम क्या था? somehow improper। तो उनको उनकी याद आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी वो बात याद आ जाती है, उनकी मौत जो हुआ होगा से हुई। ठीक है। जो हुआ होगा यानी वो उसका तकिया कलाम था। किसका? उसके मित्र का।
जो हुआ होगा से हुई, यानी ये बोलते बोलते बेचारे मर गए। इज दैट क्लियर? मतलब अब जो तकिया कलाम है तो उसी के साथ जाएगा ना, तकिया कलाम उसी के साथ जाएगा, जो हुआ होगा। हर बात में बोलते हैं ना कि जैसे कई लोग बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ मैंने बोला था, अब वो ऐसा जाएगा, मैंने बोला था, वो ऐसा होगा, मैंने बोला था, मैंने बोला था, ऐसा बोलते कई बार, मैंने बोला था, ऐसा कई लोग के तकिया कलाम बन जाती कुछ चीजें। ठीक है, तो जिसका अर्थ था, अब सुनो, जो हुआ होगा का क्या अर्थ था? जब उसके मित्र का तकिया कलाम था तो जो हुआ है उसे स्वीकार कर लो, जो हुआ है उसे स्वीकार कर लो। इसकी मीनिंग जो हुआ होगा, जो हुआ होगा, तो उसकी मीनिंग थी कि जो हुआ है उसे स्वीकार कर लो। तो यशोधर बाबू जो थे, यशोधर पंत ने उस बात को अपने अंदर बिठा लिया, अपने दिल में बिठा लिया, सही बात है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। उसने मान गया कि हाँ जो हुआ है उसे स्वीकार कर लो, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ कि भाई वो आधुनिक युग को अपना रहे हैं, वो बदल रहे हैं, बदलने दो, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि जो हुआ होगा उसे स्वीकार कर लो उसको स्वीकार। उसके अगेंस्ट मत जाओ, उनको मत बोलो कि भाई तुम इस चीज को मत अपनाओ। अगर उनको बोलोगे तो लड़ाई झगड़े दंगे और फसाद होंगे, जिसमें हम भी दुखी वो भी दुखी। इसलिए उन्होंने जो हुआ होगा उसको स्वीकार कर लो, ऐसा भाव उन्होंने ला लिए। किसने? यशोधर पंत ने अपने अंदर। ठीक है, लास्ट में इसका क्या उपनिषद मिलता है? इस कहानी का हमको यही उपनिषद मिलता है कि यशोधर पंत जी, समाज जो है वो आधुनिकता की ओर बढ़ता चला जा रहा है, जिससे वो अपने संस्कारों को कुचल रहे हैं। ऐसा भाव देखकर यशोधर पंत काफी दुखी है। और दूसरी चीज, मानवीय गुणों को आजकल कुचला जा रहा है और मानवीय गुण जो है वो घिसते चले जा रहे हैं। यानी मानवीय गुण को आजकल कोई पहचान नहीं रहा है, केवल दिखावे की दुनिया में ही जी रहा है और आधुनिक बनते चला जा रहा है। तो ऐसा कौन कह रहे हैं? यशोधर पंत। यशोधर पंत। अब आगे वो क्या कहते हैं यशोधर पंत? देखो गौर से, यशोधर पंत जी में जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर दोनों भाव देखने को मिलते हैं। जो हुआ होगा यह भाव प्रकट करता है कि जैसा भी हो रहा है या जैसा भी है उसे स्वीकार कर लो। और दूसरा भाव समहाउ इम्प्रॉपर, ये भाव भी यशोधर पंत के अंदर था। इस भाव का अर्थ था अनिर्णय का भाव, अनिर्णय का भाव, अर्थात समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है अनिर्णय का भाव, और जो हुआ होगा का अर्थ है जैसा भी है उसे स्वीकार कर लो। ये दोनों भाव यशोधर पंत के अंदर थे। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये इस चैप्टर कहानी है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा बिल्कुल नहीं है, दिमाग लगाने का है कहां से क्या स्टोरी चालू हुई और बकाबक इसको लिख देने का बात होती है खत्म। मेन बात निचोड़ पे जाओ, बात होती है खत्म। आप इतना याद रखें, इसे मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है और यह एक मार्मिक चित्रण है। इसमें एक पात्र यशोधर पंत जी हैं जो एक प्रमुख पात्र हैं। यशोधर पंत जो होते हैं बचपन में ही उनके माता पिता का साया उनके सर के ऊपर से उठ जाता है और वो अनाथ हो जाते हैं। जैसे तैसे वह अपने क्षेत्र में मैट्रिक की परीक्षा को पास करते हैं और रोजी रोटी की तलाश में वह शहर में निकल जाते हैं। शहर में भटकते भटकते वह अपने मित्र किसंदा के पास पहुंचते हैं। किसंदा दिल के बहुत ही बड़े आदमी थे। उन्होंने अपने दोस्त को अर्थात यशोधर पंत को अपने नीचे काम पर रख लिया और यशोधर पंत ने इतनी मेहनत से काम किया कि एक दिन वो सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद जब उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी, तो एक सबसे बड़ा बेटा जो था वो विज्ञापन विभाग में काम करता था, नौकरी करता था, और दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा क्या कर रहा था? तैयारी कर रहा था, परीक्षा दे रहा था। और छोटे बेटे ने स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया था? अमेरिका चला गया था। उसके बाद यशोधर पंत ने अपनी बेटी के लिए विवाह का रिश्ता प्रस्ताव रखा था, परंतु उसकी बेटी ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और अस्वीकार करके और ये धमकी दी थी कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ और अमेरिका जाना चाहती हूँ। अगर आप मेरी शादी जबरदस्ती करेंगे तो मैं अमेरिका चली जाऊंगी। ऐसी धमकी उन्होंने अपने पिता
को दे दी थी। परंतु यशोधर पंत जो थे वो अपने बच्चों की तरक्की से काफी खुश थे, परंतु कहीं ना कहीं कुछ बात से वो दुखी थे। यशोधर पंत की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। जिस दिन उनकी शादी हुई थी उस दिन रजत जयंती थी, इसीलिए उनके कार्यालय में काम करने वाले जो उनके मित्र थे मेनन और चड्डा, उन्होंने उनको विश किया और उनकी शादी की सालगिरह की बधाई दी और कहा कि तुमको सिल्वर वेडिंग बहुत बहुत मुबारक हो, और मजाक करते हुए उनसे कहा कि अब तो पार्टी बनती है, और पार्टी के नाम पे उन्होंने 30 रुपए ले लिया और पार्टी का अरेंजमेंट किया। परंतु जो यशोधर पंत थे वह उस पार्टी में शामिल नहीं हुए, उस दावत में शामिल नहीं हुए और अपने घर की ओर वह निकल पड़े। जब वह घर की ओर निकल पड़े थे तो रास्ते में उन्हें बिरला मंदिर दिखा। उन्हें संस्कार बहुत पसंद थे। बिरला मंदिर पे भागवत चल रही थी, प्रवचन चल रहे थे। वही बिरला मंदिर के प्रांगण में अर्थात उद्यान में अर्थात बगीचे में बैठकर वह प्रवचन को सुनने लगे, और प्रवचन सुनने के बाद वह चल पड़े और पहाड़गंज में जब मार्केट भरता था सब्जी भाजी का, वहां पर सब्जी भाजी लिए और घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही 6 माले बिल्डिंग को देखा तो वहां पर रुक गए। उन्हें उनके दोस्त की याद, किसंदा की याद आ गई और उन्होंने ये याद किया कि यहाँ कभी किसंदा की क्वार्टर हुआ करती थी। ये वही किसंदा था जिसने मुझे काम दिया था और मैं यहाँ इस शहर में आके सक्सेस हुआ और मैंने अपने बच्चे बीवी बाल बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दी। इसमें किसंदा का बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल रहा है। इस प्रकार से वह सोचने लगे और जैसे तैसे वो घर पहुंचे तो लगभग 8 बजे वो अपने घर पहुंचे। घर पहुंच के जैसे ही उसने देखा कि घर के सामने एक बड़ी कार थी, उनका बड़ा बेटा कार में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर रहा था और उनकी विदा कर रहा था। फिर उसने धीरे से देखा घर सजा हुआ था, गुब्बारे लगे हुए थे। वो थोड़ी 2 कदम आगे बढ़ा। उसके बेटे बेटियों ने और पत्नियों ने उन्हें बुलाया और केक काटा और उनके साथ सिल्वर वेडिंग को एंजॉय किया। परंतु यशोधर पंत जो थे वो काफी उदास थे। क्यों? क्योंकि वो एक मॉडर्न लिबास में अपनी पत्नी और बेटियों को देखकर अंदर ही अंदर क्या हो रहे थे, तड़प रहे थे, या अंदर ही अंदर उन्हें वो मतलब अंदर ही अंदर वो चीज उन्हें खाई जा रही थी कि ये आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और संस्कारों को कुचल रहे हैं। उनके बड़े बेटे ने और बेटी ने कुर्ता और ड्रेसिंग गाउन लाया था। उसकी बेटी ने कहा कि पापा ये आपके लिए क्या है, कुर्ता और पजामा है, इसे पहनने के बाद आप गाउन पहनना। और उसके बेटे ने कहा कि पापा रोज सुबह उठना और जब दूध वाला आएगा तो तुम ये गाउन पहनकर दूध लेने जाना। तो इस बात को सुनकर यशोधर पंत जी काफी निराश हो गए। उन्हें ये भाव सता रहा था कि मेरे बेटा ये भी तो बोल सकता था कि पापा आप सोए रहना, आप घर में ही बैठना, हर दिन दूध लेने मैं चला जाऊंगा। परंतु ऐसे संस्कार उसके बेटे के थे ही नहीं, इसीलिए वो काफी निराश होते चले गए। कौन? यशोधर बाबू या यशोधर पंत। क्यों? क्योंकि यशोधर पंत आधुनिक रवैयों को देख रहे थे। बीवी बाल बच्चों में, बेटी में आधुनिक रवैयों को देखकर वो काफी नाखुश हो रहे थे। उन्होंने गाउन पहनी और उन्हें किसंदा की याद आ गई और जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई थी, जिसका अर्थ है जो हुआ है उसे स्वीकार कर लो। इस प्रकार अगर हम देखें तो इस कहानी का उपन्यास हमें ये प्राप्त होता है कि यशोधर पंत के अनुसार या हमारे मनोहर श्याम जोशी के अनुसार समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और अपने संस्कारों को कुचल रहा है और मानवीय गुण जो है वो घिसते चले जा रहे हैं। मतलब मानवीय गुण खत्म हो रहा है। लोग अपने मानवीय गुण पे ध्यान सिर्फ चकाचौंध और पहनावे ओढ़ावे पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी अंदर कौन सा गुण है किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यशोधर जी के अंदर दो भाव उनके अंदर थे, जो हुआ होगा और समबाहु इम्प्रॉपर। तो समहाउ इम्प्रॉपर का मतलब था अनिर्णय का भाव और जो हुआ होगा उसका अर्थ है जैसा भी है उसे स्वीकार कर लो। तो ये थी आपकी क्या कहानी। अब इसमें जो समझ में नहीं आया होगा आप हमसे पूछें तो हम आपको एक बार और अच्छे से समझाते हैं।